हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमए लर्निंग एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एमए एजुकेशन के फोर्थ पेपर का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि हमने पिछले वीडियो में किन किन क्वेश्चंस के आंसर्स देखे थे। पहला क्वेश्चन हमने देखा था वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डालिए। हमने वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ा। और तीसरा क्वेश्चन था वैदिक शिक्षा के गुण और दोष बताइए। तो चलिए उसी के आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य के पारस्परिक संबंध का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य के बीच परस्पर किस प्रकार का संबंध था। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू गुरु शिष्य परंपरा थी, जो भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण संबंध है। यह संबंध केवल ज्ञान के आदान प्रदान तक सीमित नहीं था, बल्कि यह नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। गुरु शिष्य के बीच के इस संबंध का महत्व, उसकी विशेषताएं और उसकी प्रभावशीलता इस प्रकार हैं। चलिए, गुरु शिष्य के संबंध में सबसे पहला आता है गुरु का स्थान। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु का स्थान किस प्रकार होता था, चलिए देखते हैं। गुरु को वैदिक शिक्षा में सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। उन्हें केवल शिक्षार्थी का मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नेता और जीवन के मार्ग पर चलने वाले रूप में देखा जाता था। गुरु का ज्ञान और अनुभव शिष्य के लिए अति महत्वपूर्ण होता था और वे शिष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करते थे। दूसरा संबंध है गुरु शिष्य संबंध की विशेषताएं। चलिए देखते हैं कि गुरु और शिष्य के संबंध की कौन कौन सी विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी विनम्रता और सम्मान। शिष्य को गुरु के प्रति पूर्ण विनम्रता और सम्मान रखना होता था। यह संबंध विश्वास और आदर पर आधारित था, जिसमें शिष्य अपने गुरु के आदेशों का पालन करता था। दूसरी विशेषता है समर्पण और निष्ठा। शिष्य को गुरु के प्रति निष्ठावान रहना होता था। गुरु की सेवा करना और उनके प्रति समर्पित रहना इस संबंध का अभिन्न हिस्सा था। गुरु और शिष्य के संबंध की तीसरी विशेषता थी व्यक्तिगत ध्यान। चलिए देखते हैं कि गुरु शिष्य के प्रति किस प्रकार व्यक्तिगत ध्यान देते थे। गुरु शिष्य को व्यक्तिगत रूप से शिक्षित करते थे। वे शिष्य की विशेषताओं, प्रतिभाओं और कमजोरियों को पहचान कर उन्हें विशेष मार्गदर्शन देते थे, जिससे शिष्य का समग्र विकास हो सके। तीसरा है शिक्षा का आदान प्रदान। वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच किस प्रकार का शिक्षा का आदान प्रदान होता था, आइए देखते हैं। वैदिक शिक्षा में शिक्षा का प्रमुख माध्यम मौखिक था। गुरु शिष्यों को वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान सुनाते थे। शिष्य उन शिक्षाओं को सुनकर कंठस्थ करते थे। प्रश्नोत्तर की पद्धति का उपयोग करते हुए शिष्य अपने गुरु से अपने शंकाओं का समाधान प्राप्त करते थे। यह संवाद शिष्य की तार्किक क्षमता और ज्ञान को विकसित करने में सहायक होता था। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य का अगला संबंध है आध्यात्मिक और नैतिक विकास। आइए देखते हैं कि गुरु द्वारा किस प्रकार छात्रों का आध्यात्मिक और नैतिक विकास होता था।
गुरु केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करने वाले नहीं होते थे, बल्कि वे शिष्य के आध्यात्मिक और नैतिक विकास के भी मार्गदर्शक होते थे। वे शिष्य को आत्मानुशासन, संयम और धार्मिकता का पाठ पढ़ाते थे, जिससे शिष्य एक सच्चे और समर्पित व्यक्ति बन सके। अगला संबंध है संस्कार और अनुशासन। गुरु शिष्य संबंध में अनुशासन का विशेष स्थान था। गुरु अपने शिष्यों को नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाते थे। गुरु शिष्यों को अच्छे आचार व्यवहार, संयम और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करते थे, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। आगे है शिक्षा का वातावरण। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य के संबंध में किस प्रकार का शिक्षा का वातावरण था, आइए देखते हैं। गुरु शिष्य का संबंध गुरुकुल में स्थापित होता था, जहां शिष्य अपने गुरु के साथ रहते थे। यह एक शांतिपूर्ण और प्राकृतिक वातावरण होता था, जो अध्ययन और ध्यान के लिए अनुकूल होता था। इस वातावरण में शिष्य को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों जैसे योग और ध्यान में भी भाग लेने का अवसर मिलता था। आइए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। गुरु शिष्य के बीच का संबंध वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का एक मूलभूत तत्व था। यह संबंध केवल शैक्षणिक ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण था। गुरु का ज्ञान, अनुभव और नैतिकता का पालन करते हुए शिष्य का विकास होता था। इस प्रकार गुरु शिष्य संबंध ने वैदिक शिक्षा को एक गहन और समर्पित प्रक्रिया बनाया, जिससे समाज में नैतिकता और ज्ञान का संचार हुआ। यह परंपरा आज भी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका महत्व आज भी उतना ही है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। या ये कह सकते हैं कि इसका दूसरा प्रश्न का रूप हो सकता है, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। तो चलिए देख लेते हैं कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, यह किस प्रकार दी जाती थी। वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक युग था, जिसमें शिक्षा का विशेष स्थान था। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का संचार करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर ध्यान देना था। लेकिन जब हम स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, तो हमें कुछ जटिलताओं और विरोधाभासों का सामना करना पड़ता है। पहला है स्त्रियों की शिक्षा का प्रारंभिक स्थान। चलिए देखते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा का प्रारंभिक स्थान किस प्रकार था। वैदिक काल के प्रारंभिक चरण में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वेदों का अध्ययन और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में उन्हें ज्ञान की देवी माना गया है। कई महिलाओं ने वेदों का अध्ययन किया और विदुषियों के रूप में अपनी पहचान बनाई। उदाहरण के लिए वेदों में कई विदुषियों का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी और मैत्रेयी, जिन्होंने शास्त्रार्थ में अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन किया। दूसरा है स्त्री शिक्षा का उत्थान और पतन। आइए देखते हैं कि वैदिक काल में सबसे पहले स्त्री शिक्षा का उत्थान किस प्रकार हुआ और फिर उसका पतन किस कारण से हुआ, देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं और समाज में सक्रिय भागीदारी करती थीं, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया और स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगने लगा। उत्तर वैदिक काल में यह देखने को मिला कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाने लगा। मुख्यतः यह परंपराएं और सामाजिक मान्यताएं थीं जो पुरुषों को सर्वोच्च मानती थीं। आगे है
सामाजिक और धार्मिक बाधाएं। वैदिक काल में स्त्रियों शिक्षा के प्रति सामाजिक और धार्मिक बाधाएं कौन कौन सी थीं, देखते हैं। वैदिक काल के बाद की सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गों के लिए शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया, जबकि शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। कई धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में स्त्रियों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को सीमित करने वाले विचार प्रकट हुए। इसे धार्मिक और सामाजिक नियमों के तहत प्रस्तुत किया गया, जिससे महिलाओं की स्थिति कमजोर होती गई। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा व्यवस्था के बाद अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा एक जटिल विषय था। प्रारंभ में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिला, लेकिन धीरे धीरे यह अधिकार सीमित होते गए। यह समाज की पारंपरिक धारणाओं और धार्मिक मान्यताओं का परिणाम था। आज भी स्त्री शिक्षा का महत्व बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल महिलाओं के विकास के लिए बल्कि समाज के संपूर्ण विकास के लिए अनिवार्य है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि वैदिक काल में कौन कौन सी शिक्षण विधियां अपनाई गई थी और कौन कौन से पाठ्यक्रम थे। वैदिक काल भारतीय शिक्षा प्रणाली का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि व्यक्ति के नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास पर भी केंद्रित था। शिक्षा का माध्यम व्यक्तिगत, मौखिक और व्यावहारिक था, जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत संचालित होता था। यहाँ वैदिक काल के प्रमुख शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वैदिक काल की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। पहली शिक्षण विधि है मौखिक शिक्षण विधि। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम मौखिक था। गुरुकुल में गुरु शिष्य को ज्ञान मौखिक रूप से प्रदान करते थे। शिष्य गुरु द्वारा सुनाई गई वेद, उपनिषद और शास्त्रों की शिक्षाओं को स्मरण करते थे। इस विधि को श्रुति कहते थे, जिसका अर्थ है सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। दूसरी शिक्षण विधि है कंठस्थ करना या याद करना, कंठस्थ विधि। शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि कंठस्थ करना थी। शिष्य गुरु द्वारा सिखाए गए मंत्र, श्लोक और वेदों को बार बार दोहरा कर उन्हें कंठस्थ करते थे। इस विधि का उद्देश्य था कि शिष्य ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर सकें और जीवन भर उसका पालन कर सकें। तीसरी शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा शिष्य गुरु से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते थे। शिष्य गुरु से सवाल पूछते थे और गुरु उन्हें तर्कपूर्ण उत्तर देकर उनके ज्ञान को बढ़ाते थे। इस विधि से शिष्य की तार्किक क्षमता और सोचने की शक्ति का विकास होता था। वैदिक काल की चौथी शिक्षण विधि है संवाद और चर्चा विधि। वैदिक शिक्षा में गुरु शिष्य के बीच संवाद और चर्चा को भी महत्व दिया जाता था। शिष्य और गुरु के बीच नियमित संवाद से शिष्य का बौद्धिक विकास होता था। गार्गी और याज्ञवल्क्य जैसे वैदिक विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जहां ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान होता था। पांचवा शिक्षण विधि है ध्यान और योग विधि। शिक्षा के साथ साथ ध्यान और योग भी शिक्षण विधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। गुरु शिष्य को योगासन और ध्यान के माध्यम से मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देते थे। इससे शिष्यों का मानसिक विकास और एकाग्रता में सुधार होता था। आइए अब देखते हैं वैदिक काल का पाठ्यक्रम।
चलिए देखते हैं कि वैदिक काल की शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को अपनाया जाता था। पहला है वेदों का अध्ययन। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य आधार वेद थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन किया जाता था। वेदों में धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक ज्ञान का समावेश था। वेदों में निहित मंत्र, स्रोत, और धार्मिक अनुष्ठानों को शिष्यों द्वारा अध्ययन और कंठस्थ किया जाता था। दूसरा है उपनिषद और दर्शन। उपनिषदों का अध्ययन भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के गहन दार्शनिक विचारों पर चर्चा की जाती थी। शिष्य उपनिषदों के माध्यम से जीवन, अस्तित्व और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते थे और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित होते थे। वैदिक काल के पाठ्यक्रम में अगला है धर्म, नैतिकता और आचार। चलिए देखते हैं कि वैदिक काल के पाठ्यक्रम में धर्म, नैतिकता और आचार को किस प्रकार विकसित किया जाता था। वैदिक शिक्षा में धर्म और नैतिकता का विशेष स्थान था। शिष्यों को सत्य, अहिंसा, दया और धर्म का पालन करने की शिक्षा दी जाती थी। शिष्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों, नैतिक मूल्यों और धर्म के अनुसार जीवन जीने के सिद्धांतों का पालन करने की शिक्षा दी जाती थी। अगला पाठ्यक्रम है विज्ञान और गणित। वेदों के साथ साथ आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष और खगोल विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता था। आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया जाता था। गणित और ज्योतिष का प्रयोग यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, जो समाज के विभिन्न कार्यों में उपयोगी होते थे। अगला पाठ्यक्रम है कला और संगीत। वैदिक शिक्षा में संगीत, नृत्य और कला का भी महत्वपूर्ण स्थान था। सामवेद में संगीत और गायन का विस्तृत वर्णन है। शिष्य संगीत और नृत्य की कला में भी पारंगत होते थे। यह कलाएं व्यक्ति के रचनात्मक विकास और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी। वैदिक काल के अगले पाठ्यक्रम में है शस्त्र विद्या और शारीरिक शिक्षा। आइए देखते हैं कि वैदिक काल में किस प्रकार की शस्त्र विद्या और शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रिय वर्ग के शिष्यों को शस्त्र विद्या और युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी। इसमें धनुष, तलवार और अन्य शस्त्रों का प्रयोग सिखाया जाता था। इसके साथ ही शारीरिक शिक्षा जैसे दौड़ना, तैराकी और कुश्ती भी पाठ्यक्रम का हिस्सा थी, जिससे शिष्य शारीरिक रूप से सुदृढ़ और स्वस्थ बन सकें। वैदिक काल की शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम के बाद अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली गहन, समृद्ध और बहुआयामी थी। शिक्षण विधियां जो मौखिक, स्मरण और तर्क पर आधारित थीं, शिष्यों के बौद्धिक और मानसिक विकास में सहायक थीं। पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद, दर्शन, धर्म, विज्ञान और कला जैसे विषयों का समावेश था, जो एक संपूर्ण और संतुलित शिक्षा प्रदान करते थे। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान प्राप्त करना था, बल्कि व्यक्ति को समाज और धर्म के प्रति उसके कर्तव्यों का पालन करने वाला आदर्श नागरिक बनाना भी था। आइए फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वैदिक काल के संस्कारों का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन में या तो वैदिक काल के सभी संस्कारों के बारे में पूछ लेता है, 16 संस्कार होते हैं तो 16 संस्कारों के बारे में पूछ लेता है, और कभी कभी किसी एक संस्कार के बारे में पूछता है। तो चलिए देखते हैं कि वैदिक काल में कौन कौन से संस्कार थे। वैदिक काल में संस्कारों का अत्यधिक महत्व था। संस्कार जीवन के महत्वपूर्ण
पड़ावों को चिन्हित करने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान थे, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक माने जाते थे। इन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति को समाज के नैतिक और धार्मिक नियमों का पालन करना सिखाया जाता था। वैदिक धर्म में कुल 16 संस्कार प्रमुख माने जाते थे, जो जीवन के विभिन्न चरणों में किए जाते थे। अब आइए देखते हैं कि 16 संस्कार कौन कौन से थे। वैदिक काल का पहला संस्कार था गर्भाधान संस्कार। यह संस्कार विवाह के बाद संतान उत्पत्ति की कामना से किया जाता था। गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि संतान धार्मिक और पवित्र विचारों के साथ उत्पन्न हो। दूसरा संस्कार था पुंसवन संस्कार। गर्भ के तीसरे महीने में यह संस्कार किया जाता था। इसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना था। इस संस्कार में स्वस्थ और योग्य संतान की प्राप्ति की कामना की जाती थी। तीसरा संस्कार था सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भवती स्त्री के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह संस्कार गर्भ के 6ठे या 8वें महीने में किया जाता था। इसमें स्त्री के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए शुभ मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। चौथा संस्कार था जातकर्म संस्कार। शिशु के जन्म के तुरंत बाद यह संस्कार किया जाता था। इसका उद्देश्य शिशु का स्वागत और उसकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करना था। इस संस्कार में नवजात के मुख में शहद और घी मिलाकर दिया जाता था। पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के 10वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता था। इस संस्कार में शिशु का नामकरण किया जाता था, जो उसके व्यक्तित्व और जीवन के लक्ष्यों को दर्शाता था। छठवां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में शिशु को पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता था, सामान्यतः सूर्य या चंद्र दर्शन के लिए। इसका उद्देश्य बच्चे को प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ परिचित कराना था। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। जब शिशु के दांत निकलने लगते थे, तब उसे पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता था। यह संस्कार सामान्यतः शिशु के 6ठे महीने में किया जाता था और इसका उद्देश्य शिशु को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना था। और 8वां संस्कार है मुंडन संस्कार। इसे चूड़ाकर्म संस्कार भी कहा जाता था। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते थे। इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना जाता था और यह संस्कार बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए किया जाता था। 9वां संस्कार था कर्णवेध संस्कार। शिशु के कान छिदवाने का यह संस्कार सामान्यतः बच्चे के 3रे या 5वें वर्ष में किया जाता था। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ और सजगता बढ़ाना था। 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार में बच्चे की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होती थी। गुरु के आश्रम में प्रवेश कर बच्चे को पहला अक्षर सिखाया जाता था। इसे अक्षरारंभ या विद्यारंभ कहा जाता था। और 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। यह शिक्षा की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक था, जिसमें शिष्य को गुरु के पास भेजा जाता था। इस संस्कार में यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराया जाता था और गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता था। इसे व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता था। 12वां संस्कार था वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार में शिष्य को वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। यह मुख्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के लोगों के लिए था। 13वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता था,
तब उसे समावर्तन संस्कार के माध्यम से गृहस्थ जीवन के लिए तैयार किया जाता था। यह संस्कार जीवन के अगले चरण यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का प्रतीक था। अगला संस्कार था विवाह संस्कार। 14वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जीवन के महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक था। इसके माध्यम से व्यक्ति को परिवार और समाज में अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा मिलती थी। यह संस्कार पति पत्नी के बीच धार्मिक, सामाजिक और नैतिक संबंधों की स्थापना करता था। 15वां संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। जब व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश करता था तब वह अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों से मुक्त होकर वन में निवास करने और तपस्या करने के लिए तैयार होता था। यह तीसरे आश्रम अर्थात वनप्रस्थ या वानप्रस्थ का आरंभ था। और सबसे अंतिम संस्कार था 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। यह व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार था, जिसमें मृत्यु के बाद उसकी देह का अंतिम संस्कार किया जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता था। आइए अब निष्कर्ष देखते हैं। वैदिक काल के संस्कार जीवन के हर महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित करते थे और व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होते थे। इन संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को एक धर्मपरायण, नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार जीवन जीने के लिए तैयार करना था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एमए एजुकेशन के 4th पेपर का पहला कंप्लीट चैप्टर। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एमए लर्निंग एकेडमी। टेक केयर, बाय, थैंक यू।